मूवी की शुरुआत में एक कार की डिक्की में जे नाम की एक लड़की बंधी हुई दिखाई देती है। उसके हाथ पैर बंधे थे और वो भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जिस आदमी ने उसे किडनैप किया था वो बाहर खड़ा होकर बड़े आराम से सिगरेट पी रहा था और फिर डिक्की को वापस बंद कर देता है। अब मूवी उस घटना के एक दिन पहले की कहानी पर आती है। ये बात 1994 की है, जहां जे नाम की एक टीनेजर लड़की अपने परिवार के रेस्टोरेंट में काम करती थी। वो चोरी छिपे अपनी दोस्त एबी के साथ सिगरेट पिया करती थी। उस शाम एबी उसे एक बार में चलने को कहती है और उसके पास वहां जाने के लिए एक फेक आईडी कार्ड भी था, क्योंकि वे अभी 18 साल की नहीं हुई थी। जे के पिता को पता था कि वो सिगरेट पीती है, लेकिन वो उसकी माँ को नहीं बताते थे, जो उनके बीच एक प्यारा रिश्ता दिखाता है। फिर उसके पिता उसे एक अंगूठी गिफ्ट करते हैं, जो उनके खानदान की निशानी थी। रात को एबी और जे उसी फेक आईडी से बार में जाते हैं। जे के लिए ये सब एकदम नया एक्सपीरियंस था। वहाँ दोनों शॉट्स लेते हैं। तभी एबी की नज़र एक हैंडसम लड़के पर पड़ती है, जिसने फायर फाइटर की ड्रेस पहनी थी। वो जे को ड्रिंक ऑफर करता है और दोनों में बातचीत होती है। एबी उन दोनों को बात करने के लिए अकेला छोड़ जाती है। फिर वो लड़का जे को घर तक छोड़ने के लिए ऑफर करता है। दोनों कार से जे के घर की ओर जाते हैं, लेकिन पहुंचने से पहले ही वो लड़का गाड़ी रोक देता है और जे को किस करने लगता है। जे को ये पसंद नहीं आता। वो लड़का कार से उतरकर पीछे वाली कार में बैठे किसी आदमी से बात करने जाता है, जो जे को बड़ा अजीब लगता है। वो देखती है कि कार में उस लड़के की बहुत सारी नकली यूनिफॉर्म रखी हैं। वो समझ जाती है कि कुछ गलत है और भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो आदमी उसे पकड़ लेता है और अचानक सब ब्लैकआउट हो जाता है। अगले सीन में एक पुलिस ऑफिसर बॉब को दिखाया जाता है, जो रेगिस्तानी रास्ते से जा रहा था। वहाँ 2 ऑफिसर पहले से मौजूद थे और उन्हें एक लड़की की डेड बॉडी मिली थी। उस लड़की के पैर में एक ट्रैकर लगा था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन आगे न बढ़ पाए, इसलिए बॉब वहाँ मौजूद दोनों ऑफिसर्स को मार डालता है। सीन फिर जे की तरफ आता है, जो अब एक ट्रक में बंद थी और वहाँ और भी कई लड़कियाँ थीं। उसे नहीं पता था कि उसके साथ क्या होने वाला था। ट्रक एक जगह रुकता है, जहां एक आदमी उसे खींचकर बाहर निकालता है। जे अब एक ऑपरेशन थिएटर में थी, जहां एक नर्स उसे इंजेक्शन लगाती है और जे बस डर के मारे चिल्ला रही थी। जब जे की नींद खुलती है तो वो एक छोटे से कमरे में थी, जहां और भी कई लड़कियां बंद थी। वहां अनाउंसमेंट होता है कि यहाँ सिर्फ जे ही नहीं, बल्कि अलग अलग उम्र की कई लड़कियां हैं, जिन्हें किडनैप करके लाया गया है। उनके तन पर नाम मात्र के कपड़े थे। वहाँ बॉब आता है और सबको कुछ गिफ्ट देता है। जे अभी भी अंदर ही थी। वो बाहर नहीं आती और देखती है कि क्या चल रहा है। बॉब सबको एक बिल्ली का बच्चा देता है। जे अभी भी बाहर नहीं आती, तो बॉब उसे इस माहौल में ढलने के लिए कुछ दिन का समय देता है। अगले दिन जे बाकी लड़कियों के साथ बाथरूम में थी। वहाँ बॉब आता है और सभी लड़कियों को चेक करता है। फिर उन्हें लंच दिया जाता है। सभी लड़कियों अपने अपने बिल्लियों के साथ खेल रही थी, क्योंकि उनकी जिंदगी में बस अब वही एक खुशी बची थी। कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन बॉब कुछ लड़कियों को सिलेक्ट करके कहीं ले जाता है, जिसमें जे को भी चुना जाता है। उसे एक वैन में डालकर एक अनजान जगह ले जाया जाता है। उसे छोटे कपड़े पहनाकर कैमरे के सामने खड़ा किया जाता है। जे के साथ जो भी हो रहा था वो उसके लिए बहुत दर्दनाक था और उसे जबरदस्ती ये सब करना पड़ रहा था। उसे रिकॉर्ड किया जा रहा था और क्लाइंट्स को सर्विस दी जा रही थी, जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। उसी रात वो अपनी रूममेट प्रिसिला के सामने फूट फूट कर रोने लगती है। अब कुछ दिनों के बाद बॉब उसे अकेले ही काम पर ले जा रहा था। एक क्लाइंट ने जे को स्कूल गर्ल के कपड़ों में बुलाया था। उस क्लाइंट का नाम जॉन था। वो शादीशुदा था और उसके बच्चे भी जे की उम्र के ही थे। जे को जॉन के पास छोड़कर बॉब बाथरूम में ड्रग्स लेने चला जाता है। तभी उसे जे की चिल्लाने की आवाज आती है। वो देखता है कि जॉन जमीन पर पड़ा है और जे उसे जख्मी करके भागने की कोशिश कर रही थी। जे ने जॉन के प्राइवेट पार्ट पर चोट पहुंचाई थी और उसका मुंह खून से लाल था। वो भागते हुए पास के घर में घुस जाती है, जहां 2 लेडी कॉप्स मस्ती कर रही थी। लेकिन बॉब वहां आकर कहता है कि वो एक पुलिस ऑफिसर है और एक मुजरिम को पकड़ने आया है। जे को वापस लाकर सजा दी जाती है, जहां उसे बांधकर बर्फ से भरे टब में पूरी रात के लिए छोड़ दिया जाता है। फिर बॉब वॉन को उसकी इस गलती के लिए थप्पड़ मारता है और बेइज्जत करता है। देखते ही देखते 1 साल बीत जाता है। जे भी अपने परिवार को भूलकर अपनी इस नई जिंदगी को एक्सेप्ट कर लेती है और अब उसका नाम एडन हो गया था। उसे लगातार इंजेक्शन दिए जा रहे थे। प्रिसिला उसकी बेस्ट फ्रेंड बन गई थी। वहाँ लाना नाम की एक खूबसूरत लड़की थी, जिसके हाथ में एक अंगूठी थी जो उसके पिता ने उसे दी थी। जे प्रिसिला को बताती है कि वो अभी 19 साल की है।
प्रिसिला कहती है कि वो इतने समय यहाँ कैसे बच गई, क्योंकि कम उम्र की लड़कियों को यहाँ से गायब कर दिया जाता है। तभी एक आदमी आता है और लाना को घसीट कर ले जाता है। शाम के समय ईडन को फिर से क्लाइंट के पास भेजा जाता है। इस बार पार्टी बहुत बड़ी थी। ईडन एक चीनी लड़की बनकर गई थी और अब वो इस काम में परफेक्ट हो गई थी। वापस लौटते समय ईडन वैन में अपने सैंडल की हील तोड़कर छिपा लेती है। जब ईडन रूम में आती है तो देखती है कि प्रिसिला कहीं नहीं थी, शायद उसे भी मार दिया गया होगा। रात को ईडन छिपाई हुई हील निकालकर लाना पर हमला कर देती है और उससे अपने पिता की दी हुई अंगूठी वापस ले लेती है। बॉब वहां आ जाता है और उनके बीच हाथापाई होती है। बॉब ईडन की हिम्मत से इम्प्रेस हो गया था। वो सजा के तौर पर ईडन को वो अंगूठी निगलने के लिए कहता है और ईडन को मजबूरी में ऐसा करना पड़ता है। बॉब उसे अपने पास रख लेता है और ईडन उसकी सहानुभूति पाने के लिए नाटक करते हुए रोने लगती है। वो कहती है कि बाकी लड़कियां उसे नौकरानी बोलती हैं। ईडन असल में बॉब का भरोसा जीतना चाह रही थी। कुछ दिनों के बाद बॉब ईडन को बाकी लड़कियों के साथ एक पार्टी में ले जाता है। पार्टी खत्म होने के बाद वो होस्ट से पेमेंट मांगता है। होस्ट पैसे काटने की बात करता है तो बॉब उसे बंदूक दिखाकर पूरा पेमेंट वसूलता है। रात के समय ईडन अंगूठी को निकाल लेती है और उसे वापस पहन लेती है, क्योंकि यही उसे अपनी पुरानी लाइफ और पिता की याद दिलाती थी। धीरे धीरे ईडन के लिए सब बदल रहा था। बॉब उसे क्लाइंट के पास ना भेजकर खुद अपने घर ले जाता था। वहाँ ईडन को बॉब के बचपन की फोटो मिलती है और साथ में वो आदमी भी था जिसने जे को फंसाया था। जहाँ लड़कियों को रखा गया था वो एक बड़ा वेयरहाउस था जहाँ उनसे काम करवाया जाता था। लाना को कस्टमर के कॉल अटेंड करने की जॉब मिली थी, लेकिन बॉब अब वो काम ईडन को दे देता है। इससे लाना गुस्सा होती है। सब समझ रहे थे कि ईडन बॉब के करीब आ रही है। ईडन अपना काम बहुत अच्छे से करती है ताकि उसका विश्वास जीत सके। इधर हम देखते हैं कि बॉब एक सेमिनार में ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ड्रग्स के ऊपर स्पीच दे रहा था, जिसके बाद में उसे एक ऑफिसर मिलता है जो कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर ही काम कर रहा था। और बॉब उस केस के बारे में पूछता है जब 2 पुलिस ऑफिसर को मार दिया गया था, जो कि असल में बॉब ने ही किया था। और वहां पर मिली लड़की की लेग में जो ट्रैकर मिला था जिसमें से असली गुनाहगार तक पहुंचा जा सकता था। ये सब सुनने के बाद में बॉब को समझ में आ गया था कि उसके लिए मुश्किलें और भी बढ़ने वाली हैं। इधर वो एडीन अपने साथ कहीं ले जाता है जहां पर बॉब उनका इंतजार कर रहा था। वो के वैन में से 2 लाशें भी थीं जिन्हें वो ठिकाने लगाने के लिए लाया था, और इनमें से एक लाना की लाश भी थी। वो उसे बीच लेक में लाकर पानी में डाल देता है। एक बार फिर बॉब वो की इंसल्ट करते हैं। इसी गुस्से में आकर वो बॉब पर पीछे से अटैक करते हैं और मार डालता है और बॉब की डेड बॉडी को ठिकाने लगा देता है। अब कुछ दिन बाद वॉन ईडन को एक अनजान घर ले जाता है। वहाँ लोगों को पता था कि उन्होंने बॉब के साथ क्या किया है। ईडन बाथरूम जाती है और देखती है कि उस घर में एक छोटा ऑपरेशन थिएटर था। वहाँ उसे एक कमरा दिखता है जिसके अंदर प्रिसिला थी और वो प्रेग्नेंट थी। प्रिसिला को कुछ महीनों पहले वहाँ लाया गया था। प्रिसिला भागने की कोशिश करती है तो ईडन उसे चुप रहने को कहकर चली आती है। वहाँ सब न्यूज़ देख रहे थे जिसमें बॉब के मरने की खबर थी। लौटते समय वॉन उससे पूछता है कि क्या उसने घर में कुछ देखा, तो ईडन बस ऑपरेशन थिएटर के बारे में बताती है। वॉन को फिर भी शक होता है। वो गाड़ी रोकता है और वैन से एक लड़की को निकालकर ईडन को उसे मारने के लिए कहता है। ऐसा ना करने पर वो ईडन को मार देगा। ईडन के पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो ट्रिगर दबा देती है, लेकिन असल में गन में गोली नहीं थी। वॉन बस उसका भरोसा चेक कर रहा था। बॉब के मरने के बाद सब बदल गया था। वेयरहाउस का ध्यान अब वॉन रखता था। वो उस वेयरहाउस को खाली कर रहा था क्योंकि पुलिस उन तक पहुंच सकती थी। ईडन वॉन के पास जाती है जो उसे एक स्टोर हाउस ले जाता है जहां लड़कियों का पुराना सामान था। फिर सभी लड़कियों को ट्रक में भरकर ले जाया जा रहा था, लेकिन ईडन उसमें नहीं थी। वॉन कहता है कि ईडन बहुत लकी है क्योंकि वो वॉन के साथ रहेगी। वॉन इसे सेलिब्रेट करना चाहता था, लेकिन पहले वो बाथरूम जाता है। यही मौका था ईडन के लिए। ईडन किचन से जहरीला स्प्रे लेकर वॉन के ड्रग वाले पाइप में डाल देती है। उसे पीने के बाद वॉन बेहोश हो जाता है। फिर ईडन अपनी बेड़ियां काटती है और वॉन की चाबियां और कुछ इंजेक्शन लेकर उसकी गाड़ी लेकर भाग जाती है। लेकिन वो अपने घर नहीं जाती, पहले उस घर जाती है जहां प्रेग्नेंट प्रिसिला कैद थी। जो आदमी पहरा दे रहा था, ईडन उसे पैसों के बदले प्रिसिला को छोड़ने को कहती है, लेकिन वो नहीं मानता और इसलिए ईडन उसे इंजेक्शन देकर मार डालती है। अब ईडन प्रिसिला को आज़ाद कराती है और दोनों कार से निकल जाती हैं। रास्ते में ईडन गाड़ी रोकती है और पब्लिक फ़ोन से अपने घर कॉल करती है। ईडन के पिता उसकी आवाज़ सुनकर उसे पहचान जाते हैं, जो न जाने कब से उसका इंतज़ार कर रहे थे।
जब वे उसे उसके असली नाम जे से पुकारते हैं तो ईडन बस रोए जा रही थी, क्योंकि बहुत समय बाद उसने किसी के मुंह से अपना असली नाम सुना था। यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों, ये मूवी चोंग किम की असल जिंदगी पर बेस्ड है, जो साउथ कोरिया में पैदा हुई थी लेकिन उन्हें यूएसए से किडनैप कर लिया गया था। वो आज भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के खिलाफ काम करती हैं। दोस्तों, जे तो बच गई थी, लेकिन बाकी लड़कियों के साथ क्या हुआ, ये सोचने वाली बात है। ऐसी घटनाएं पूरी दुनिया में हो रही हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। मैं फिर आऊँगा एक नई वीडियो के साथ।